हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ डॉक्टर अर्पिता ओझा, योर बायोलॉजी मेंटर। तो एक और वीडियो आ चुका है हमारी क्वेश्चन बैंक सीरीज का। तो देखिए, हम सेक्शन सी के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 7 ये क्या कहता है, व्हाट आर द न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन एक्सप्लेन। तो हमें म्यूटेशन का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और ये बताया है कि म्यूटेशन में से भी न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन किसे कहते हैं और ये कैसे होता है। ओके, तो देखिए हम क्या होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज इज ऑलवेज फिक्स्ड। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात बोली है कि जो भी क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो सारी स्पीशीज के लिए फिक्स रहते हैं। ठीक है, सभी स्पीशीज के अंदर सेम क्रोमोसोम होते हैं। हमारे होमो सैपियंस में भी फिक्स क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी म्यूटेशन हो जाता है। तो अगर आपको इस टाइप का म्यूटेशन हुआ है तो देयर इज नो चेंज इन द जीन, उसके कोई जीन में चेंज नहीं होगा, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर कैन बी डबल, ट्रिपल और मैनी मोर। इससे भी ज़्यादा क्रोमोसोम के नंबर्स में अगर चेंज आ जाता है तो ये किस टाइप का म्यूटेशन कहलाता है, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्लियर है, आपको बात अच्छी समझ में आई। तो इसके अंदर क्या होता है, नंबर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जीन के अंदर कोई भी तरह का चेंज नहीं होता है। समझ में आ रही है ना आपको? तो देखिए, इट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन और पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। ऑफ कोर्स पॉलीप्लॉइडी कहलाएगी। डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ये सब प्लॉइडी के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं क्रोमोसोम के नंबर। तो ये क्या कहलाती है, पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। ओके, ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी और हाइब्रिडाइजेशन इन सेल डिवीजन, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई है या फिर सेल डिवीजन के टाइम हाइब्रिडाइजेशन हो गया है तो उसकी वजह से क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंज आते हैं और इस तरह का म्यूटेशन क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्लियर है आपको? म्यूटेशन समझ में आ गया। तो ये हमारे म्यूटेशन चैप्टर से पूछा गया था क्वेश्चन, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, व्हाट इज क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होती है? तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए क्लोन क्या होता है। क्लोन का मतलब क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की सेम कॉपी अगर हम बना दें, वो कॉपी जो है साइज़ के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग एंड जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम हो अगर अपने पेरेंट्स से, तो वो जो सारी के सारे इंडिविजुअल हैं, जो प्रोजेनी अभी रिप्रोड्यूस हुई है, वो क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। तो यहाँ पे हमें पूछा है व्हाट इज क्लोनिंग एंड एक्सप्लेन न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, और न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक को समझाइए। ठीक है, हम देखते हैं क्लोनिंग क्या होता है। क्लोनिंग इज सच टेक्निक बाय विच from one cell to many cell and from one gene to many gene can be made। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जीन बना सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा सेल को डेवलप कर सकते हैं, और दिखने में वो कैसी होगी, पेरेंट सेल के जैसी होगी, सेम टू सेम, राइट। ओके, इन प्लांट्स में क्या होता है, टिश्यू कल्चर मेथड का यूज़ किया जाता है क्लोनिंग के लिए। टिश्यू कल्चर मेथड में क्या होता है, इन दिस टेक्निक क्या होता है, इस टेक्निक में द प्लांट दैट इज टू बी मेड, जिस प्लांट को बनाना है उसका कोई भी हम पार्ट ले लेते हैं, उसकी क्या करते हैं, टेकन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड होल प्लांट इज डेवलप्ड इन द कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में हमने जिस प्लांट का हमें वापस कल्चर करवाना है, जिस प्लांट की हमें क्लोनिंग करवानी है, उस प्लांट के जैसा ही हमें दूसरा प्लांट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट का कोई भी छोटा सा पार्ट ले लिया, उसके बाद उसको कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो करवाया, एक फेवरेबल कंडीशंस उसको प्रोवाइड की गई और उसको न्यूट्रिशन हमने आर्टिफिशियली प्रोवाइड करवाया। तो इससे जो नेक्स्ट प्लांट बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो उसका क्लोन कहलाएगा। ओके, आपको समझ में आए? तो ये मेथड क्लोनिंग का यूज़ किया जाता है। किसके अंदर यूज़ किया जाता है ये मेथड, प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। फिर अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल यूजुअली न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा था तो हमने बताया न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का यूज़ किस में किया जाता है, एनिमल में किया जाता है। इसके अंदर क्या कराया जाता है, देखो ध्यान से देखना एक चीज़ अच्छे से, ठीक है।
In this technique, the nucleus is removed from the cell by this method. इसके अंदर क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस को उसकी सेल से बाहर निकाल दिया, फिर जो दूसरी सेल होगी उसके अंदर उस न्यूक्लियस को डाल दिया, उससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उससे नेक्स्ट जाइगोट बन जाएगा, और अब जो कॉपी बनेगी वो क्लोन कॉपीज़ की कहलाएगी। ओके, क्लियर है आपको बात अच्छे से? तो अब हम क्या करते हैं, इन दिस टेक्निक द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल बाय दिस मेथड एंड इट इज ट्रांसफर्ड और इंट्रोड्यूस्ड इन अ न्यूक्लिएटेड एग। फिर इसको न्यूक्लिएटेड एग के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन एंड डिवीजन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव्स। फिर हम क्या करते हैं, इसका फर्टिलाइजेशन करने के लिए इसको छोड़ देते हैं एंड इसका डिवीजन भी होगा। इसके डिवीजन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल वेव्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल वेव्स उससे पास करवाई जाती हैं तो क्या होता है, सेल डिवीजन रैपिडली होता है। सेल डिवीजन रैपिडली होने लगता है तो क्या होगा, जो वो भी क्लोन बनने वाला है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से बनेगा। इन दिस प्रोसेस द कंप्लीटली डेवलप्ड एग इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल एंड क्लोन इज फॉर्म्ड। तो इसके अंदर क्या करवाया जाता है, वो जो एग था उस एग का हम बार बार क्या करेंगे, सेल डिवीजन करवाएंगे, उसकी ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद एक पर्टिकुलर स्टेज पर उसे क्या करेंगे, फीमेल यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे। फीमेल यूट्रस में ट्रांसफ़र करने की वजह से क्या होगा, देन वो आगे पूरा अच्छे से डेवलप हो जाएगा। ओके, तो ये हमने प्लांट एंड एनिमल दोनों में पढ़ लिया क्लोनिंग किस तरह से की जाती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चले। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन सी का ये क्वेश्चन चल रहा है। इसमें क्या पूछा है, इलिस्ट्रेट द रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी क्या होती है, इसके अंदर हमें समझाना है इस थ्योरी में क्या होता है। तो देखिए, रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है, The cell wall of parenchymatous cell is flexible in nature। तो क्या होता है, सॉइल से वाटर कंटेंट जो है अंदर आएगा, वाटर कंटेंट अंदर आएगा तो जो हमारा रूट है, रूट हेयर्स हैं या फिर जो भी रूट सिस्टम के सारे पार्ट हैं, उसमें जो पैरेनकाइमेटस सेल होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, राइट। तो वो जो फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, तो जैसे ही वाटर का एंट्रेंस होता है या फिर कोई सॉल्यूशन, कोई न्यूट्रिशन का सॉल्यूशन अगर उसने एब्जॉर्ब किया है, यानी कि कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सॉइल से रूट के अंदर आई हैं, तो जो पैरेनकाइमेटस सेल हैं उनकी वॉल्स कैसी हैं, उनकी वॉल्स फ्लेक्सिबल हैं। तो उस वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन अ काइंड ऑफ टेंशन एंड प्रेशर डेवलप्स ऑन द सेल वॉल। उसकी वजह से क्या होगा, वाटर जैसे ही एंटर करेगा सेल के अंदर तो जो सेल वॉल है उसके ऊपर एक टेंशन जनरेट हो जाएगा, एक प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाएगा। ओके, एंड द सेल वॉल ट्राई टू रीगेन इट्स प्रीवियस स्टेट। तो देखो क्या होता है, जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है या फिर इलास्टिक होती है तो वो क्या करती है, अपनी पुरानी शेप को वापस रीगेन करने की ट्राई करती है। ये एक सेल है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है और ये इसके बाहर वाली सेल वॉल है। ओके, तो ये जो सेल वॉल है ये मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या हुआ, जब इसके अंदर वाटर ने एंटर किया तो क्या हुआ, इसके ऊपर बाहर की तरफ एक प्रेशर लगने लगा। प्रेशर लगने की वजह से क्या हो गया, इसने वापस अपनी शेप को रीगेन करना चाहा, मतलब इसने अपोज किया उस प्रेशर को। तो उस वजह से क्या होता है, इन दिस प्रोसेस अ पॉजिटिव प्रेशर डेवलप ऑन द मैटर प्रेजेंट इन सेल। अब ये जो सेल के अंदर जो दूसरा मैटर प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, इनके ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर लगने लग जाता है। किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से उसके ऊपर एक प्रेशर लगता है, राइट। तो क्या होता है, उसके अंदर जितने भी सेल के अंदर मैटर प्रेजेंट है उस पर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट सम मैटर कम्स आउट इन वेसल। उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लग रहा था सेल वॉल की तरफ से, तो जो सेल साइटोप्लाज्म जो होता है उसका कुछ मैटर क्या करता है, बाहर रिलीज आउट हो जाता है। किसके अंदर रिलीज होता है, वेसल्स के अंदर वो क्या करता है, रिलीज हो जाता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से वो क्या करता है, सेल वॉल के साइटोप्लाज्म से वो
सेल की जो दूसरे बाहर की तरफ वेसल्स पड़ी हैं उसमें चला जाता है। ड्यू टू दिस मैटर द प्रेशर डेवलप्ड इन द वेसल। अब क्या हुआ, जो भी सेल्यूलर मटेरियल था या फिर जो मैटर था वो वेसल्स में आ गया, तो वेसल के अंदर कोई मैटर आया है, इस वजह से क्या होगा, उसके ऊपर भी एक प्रेशर लगेगा, राइट। तो एक प्रेशर डेवलप हो जाता है और इस ही प्रेशर को हम रूट प्रेशर कहते हैं। अब आपको क्लियर हुआ रूट प्रेशर क्या होता है, कि जो भी वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो सेल्यूलर मैटर आया है या फिर वाटर कंटेंट आया है, उसकी वजह से जो प्रेशर लगता है उसे हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। क्लियर। In the other words, the positive pressure present in the xylem vessel sap is called root pressure। तो जो जाइलम की जो वेसल्स हैं उसके अंदर जो प्रेशर लगेगा वाटर की तरफ से या फिर मिनरल सॉल्यूशन की वजह से, तो क्या होगा, उसे हम रूट प्रेशर कहेंगे। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब भी रूट सॉइल्स में होती हैं तो क्या करती हैं, रूट्स सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। ये जो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी तो जिसकी सबसे आगे पेरेन्काइमेटस लेयर्स जो प्रेजेंट होगी उसके अंदर से क्या होगा, प्रेशर जनरेट होने लगेगा एंड क्या होगा, ऑटोमेटिकली रूट प्रेशर वेसल्स पे लगेगा। यहाँ पे जाइलम का नाम क्यों लिया गया है, क्योंकि जो भी वाटर होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करवाया जाता है, जाइलम वेसल्स के थ्रू करवाया जाता है। क्लियर है, ओके। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। फिर बोला है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के आपको मैकेनिज्म बताना है। इसके अलग अलग मैकेनिज्म थे, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए थे, राइट। हमने पढ़े भी थे, इससे पहले हमने स्टीवर्ड हाइपोथेसिस अच्छे से पढ़ी थी, हमने सायर हाइपोथेसिस को भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो उसमें से कोई भी एक मैकेनिज्म को आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर किसी का नाम हमें पूछा नहीं है। उससे भी पहले यहाँ पे बोला है हमें स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो उसका स्ट्रक्चर हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए। यहाँ ड्रॉ कर लें, ओके। तो देखना क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं मान लीजिए ये स्टोमेटा ओपन है, ओके। तो ये इसकी क्या कहलाती है, इनर थिक वॉल कहलाती है। क्या कहलाती है, इनर थिक वॉल कहलाती है। यहाँ पर क्या होती है, गार्ड सेल्स होती हैं। क्या होती हैं यहाँ पे, गार्ड सेल्स होती हैं। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, ओके। गार्ड सेल्स के बाद कौन सी सेल्स आती हैं, सब्सिडरी सेल्स आती हैं। यहाँ पे कौन सी सेल्स हो गई, सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट है, ओके। और ये जो सब्सिडरी सेल्स हैं इसके बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होंगी, एपिडर्मल सेल्स। तो ये जो सेल्स सारी हो जाएंगी, ये सेल्स क्या हो जाएंगी, हमारी एपिडर्मल सेल्स कहलाएंगी, ओके। समझ में आया आपको अच्छे से। तो यहाँ पर क्या होता है, अब इसका स्ट्रक्चर हम अच्छे से देख लेते हैं। ये जो हमारी गार्ड सेल है इसके ऊपर बाहर की तरफ इनर, एक तो इनर होती है और एक आउटर होती है। तो आउटर साइड में थिन वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरह से। क्लियर है, समझ में आई आपको बात अच्छे से ये वाली। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इनर थिन वॉल प्रेजेंट होती है, आउटर है, इनर नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है हमें। और ये पूरा जो स्टोमेटा हमने बनाया है ये किस कंडीशन में बनाया है, ये ओपन कंडीशन के अंदर, इसके अंदर हमने बनाया है। क्लियर, क्लियर हुई ये बात आपको अच्छे से। तो ओपन कंडीशन में हमने इसके अंदर बनाया है। और इसके पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं अगर हम देखें, इसके पास प्रेजेंट होता है वैक्यूल, ओके। तो कुछ इस तरह से इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, ओके। तो अब हम इसको सबका लेबलिंग कर लेते हैं, किसका क्या क्या नाम है हम देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले ये स्टोमेटा किस कंडीशन में है, ओपन कंडीशन में है। फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या कहा है, नेक्स्ट गार्ड सेल। तो ये जो है ये गार्ड सेल हो गई। इसकी इनर लाइनिंग जो होती है ये कहलाती है इनर थिक मेम्ब्रेन। इनर थिक मेम्ब्रेन होती है।
और ये जो बाहर वाली होती है ये क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो यहां पर क्या हो गया, ये हमारी आउटर थिक मेम्ब्रेन कहलाती है। ओके, क्लियर है। देन नेक्स्ट हम अगर देखें तो इसके बाहर जो हमने रेड कलर से ड्रॉ किया है, ये क्या है, रेड कलर से जो ड्रॉ किया है वो है सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल हैं जो हमने रेड कलर से ड्रॉ की है। एंड सबसे बाहर जो प्रेजेंट है वो क्या, ये वाली सेल। तो जो सबसे बाहर जो सेल प्रेजेंट है वो क्या है, एपिडर्मल सेल। ये सेल कौन सी हो गई, एपिडर्मल सेल होती है। क्लियर है, ये सारी बातें आपको समझ में आई। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ये स्टोमेटा का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ओपन स्ट्रक्चर होता है। क्लियर, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। और ये क्या कहलाती है, हमारी वैक्यूल्स कहलाती है। नोट कर लीजिए, साथ में इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब सेकेंड स्ट्रक्चर इसकी अगर हम बनाए क्लोज स्टोमेटा की, तो क्लोज स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कुछ किस तरह से देखने को मिलती है, देखना। अगर आपने ये स्ट्रक्चर अभी तक ड्रॉ नहीं की थी तो आप वीडियो को पॉज करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। क्लोज स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, ये जो इनर वॉल थी, इनर थिक वॉल थी, वो इस तरह से क्या हो गई, बंद हो गई। और जो गार्ड सेल थी, ये गार्ड सेल इस तरह से क्या हो गई, यहाँ पर सेट हो गई। ठीक है। एंड इसके बाद में हम ड्रॉ करते हैं सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल इसके अंदर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। एंड उसके बाहर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, एपिडर्मल सेल। तो एपिडर्मल सेल हमने इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर ली। क्लियर। तो ये जो कंडीशन कहलाती है, ये कंडीशन क्या होती है, क्लोज कंडीशन होती है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर, आपको ये बात समझ में आई अच्छे से। तो इसको हम क्या कहेंगे, सबसे बाहर वाली को एपिडर्मल सेल। ये हमारी एपिडर्मल सेल हो गई। इसके अंदर वाली सेल क्या हो जाएंगी, सब्सिडरी सेल हो गई। ओके। उसके बाद कौन सी सेल हो जाती हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्लैसिड हो सकती हैं। ये हमारी गार्ड सेल हो गई। और जो स्टोमेटा है अभी ये कौन सी कंडीशन में है, क्लोज्ड कंडीशन में है। तो आपको स्टोमेटा अच्छे से समझ में आया, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे समझते हैं। ओके। तो अब हम वापस चलें नेक्स्ट पे। इसके अंदर आगे क्या पूछा है हमें, हम ये देखते हैं। आगे हमें क्या बताया था इसके अंदर, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को हमें इसके अंदर समझाना है। तो हम इसको किस तरह से देखते हैं, देखना ध्यान से। स्टार्च एंड शुगर हाइपोथेसिस, इसके लिए हम इसको किससे समझा रहे हैं, हमने कौन सा मैकेनिज्म का यूज़ किया है, स्टार्च एंड शुगर का हाइपोथेसिस जो है उसे हमने यूज़ किया है। तो ये देखिए, सुनना, यहाँ पर इसको किसने प्रपोज किया था, इसको जेडी सायर ने प्रपोज किया था। जो सायर का सारा एक्सप्लेनेशन था मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी समझाया था। अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट कब होती है, डे टाइम में होती है। तो लाइट की प्रेजेंस में द pH of guard cell increases due to decrease in CO2। क्या होता है, pH of guard cell बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, इसको थोड़ा सा हम फ्लो चार्ट से इसको अच्छे से समझते हैं। वो किस तरह से होगा देखना। थोड़ी सी जगह नहीं, इसलिए मुझे इसको डायग्राम को साफ करना पड़ा। ठीक है ना। तो आप इसको अगर नोट करना हो तो पहले ही नोट कर लेना। डे टाइम में क्या होता है, पीएच जो है, पीएच इंक्रीज होता है। पीएच इंक्रीज का मतलब कैसा मीडियम, एल्केलाइन मीडियम होता है, या फिर स्लाइटली न्यूट्रल जो है वो मीडियम होता है। उस वजह से क्या है, ये क्यों इंक्रीज हुआ था, इसका रीज़न क्या था। डे टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा CO2 है, CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। CO2 की कंसंट्रेशन कम हो गई है तो pH ऑटोमेटिकली क्या करता है, एल्केलाइन हो जाता है। क्लियर। एट हाई pH
फॉस्फोराइलेज एंजाइम बिकम एक्टिव। अब यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है। ऑफ कोर्स हमें ये पहले से पता है, एंजाइम्स जो होते हैं स्पेसिफिक पीएच पर ही फंक्शन करते हैं। तो एट हाई पीएच कौन सा एंजाइम फंक्शन करता है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है इन दीज सेल्स। उन सेल्स के अंदर क्या होता है, जो हमारी गार्ड सेल है, जो कि अभी हमने डायग्राम में देखा था, उसके अंदर फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द स्टार्च गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्टार्च है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो रही बात आपको अच्छे से, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड इंक्रीजेस डीपीडी। तो उसकी वजह से क्या होता है, गार्ड सेल के ऊपर जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एंड दीज सेल बिकम टर्जिड, और ये सेल जो होती है क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है। टर्जिड होने की वजह से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट अच्छे से और क्लियर कर देती हूँ। सायर ने सिर्फ हमें यहीं तक बताया था कि जो स्टार्च है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम के एक्टिवेशन से, लेकिन इसके बाद स्टीवर्ट हाइपोथेसिस हमें ये कहती है कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो और ज़्यादा कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 2 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फाइनली ग्लूकोज बनता है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। जब ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है देन स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, क्योंकि हमारी जो गार्ड सेल है वो कैसी हो जाती है, गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है। क्लियर। तो स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर बोला है डार्क में क्या होता है, एट नाइट, नाइट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो CO2 की कंसंट्रेशन क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी। उसकी वजह से पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसिडिक पीएच देखने को मिलेगा। कैसा पीएच देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पे देखिए क्या लिखा मैंने, एसिडिक पीएच हमें देखने को मिलता है। तो एसिडिक पीएच की वजह से क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है। यहाँ पे क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीजेस, पीएच डिक्रीजेस। उसकी वजह से एसिडिक पीएच हो जाएगा किसके अंदर, हमारी गार्ड सेल के अंदर। As a result, glucose 1 phosphate is converted into starch, and जो glucose 1 phosphate था वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में कन्वर्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, consequently the guard cell become flaccid। गार्ड सेल्स जो होती है वो फ्लैसिड हो जाती हैं। क्लियर। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ गार्ड सेल को ड्रॉ करते हुए। यहाँ पर क्या हुआ, गार्ड सेल फ्लैसिड हो गई। जो हमारी गार्ड सेल थी वो इनिशियली इस कंडीशन में थी, टर्जिड कंडीशन में थी, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट था वो स्टार्च में चेंज हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। उस वजह से क्या होगा, गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड हो गई। फ्लैसिड होने की वजह से स्टोमेटा ऑटोमेटिकली क्लोज हो गए। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है ये स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोज की कंडीशन को समझाता है। इसमें गार्ड सेल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड गार्ड सेल के अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा होता है, स्टार्च एंड शुगर के कन्वर्जन का मैकेनिज्म इसके अंदर चलता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट। मिनरल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मिनरल सॉल्ट जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन वाटर के एब्जॉर्प्शन के जैसा ही होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं, द मिनरल अपटेक इज़ द नेचुरल प्रोसेस। यस, ये नेचुरल प्रोसेस है इन विच ऑल द असेंशियल मिनरल एंटर द प्लांट सेल के सेलुलर मटेरियल के अंदर क्या होता है, सारे के सारे जो एसेंशियल मटेरियल्स होते हैं वो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, वो कहाँ पर एंटर करते हैं, सेल के अंदर एंटर करते हैं प्लांट के। टिपिकली फॉलोइंग द सेम पाथवे एज वाटर, जो पाथवे वाटर का होता है सेम पाथवे मिनरल्स भी फॉलो करते हैं, क्योंकि जो ये वाटर एंड मिनरल्स होते हैं ये एक ही तरीके से क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाए जाते हैं। ओके। The uptake of mineral nutrient occur at both roots and leaves. The process of uptake or transport of mineral nutrient is carried out by plant cell in
टू डिफरेंट मेथड। येस, प्लांट सेल जो होती है ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। जाइलम वेसल्स अभी हम देख के आए थे, वो हमें ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि ये जो मेथड है ये दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। जो भी पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल होता है उससे हमें कोई भी एनर्जी को हमें खर्च नहीं करना पड़ता है, लेकिन एक्टिव के अंदर थोड़ा सा एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। तो हम पढ़े यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है दो डिफरेंट वेज होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में लिखा है इट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल विदाउट द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। जो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है उसके डायरेक्ट एक्सपेंडिचर की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, एटीपी की ज़रूरत आपको इसमें नहीं है। बट एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। यस, एटीपी को यूज़ करते हैं हम किसके अंदर, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर। ड्यूरिंग द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयन फ्रॉम द आउटर स्पेस ऑफ द सेल मूव इनटू द इनर स्पेस। आउटर स्पेस से इनर स्पेस के अंदर क्या होते हैं, आयन जो हैं वो मूव करते हैं। ओके, क्लियर हुई ये बात आपको अच्छे से। बट इसके अंदर ये बात लिखी है इट जनरली अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। जब भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, और जब भी पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होगा, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही होगा। हेंस इट रिक्वायर्स द मेटाबॉलिक एनर्जी। एटीपी की इसको ज़रूरत पड़ती है एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल्स मेटाबॉलिज्म। मतलब सेल का जो मेटाबॉलिज्म हुआ है, जो सेल ने डेवलप की है एटीपी, उसके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस फॉर्म में उससे क्या करते हैं, एनर्जी ले ली जाती है। तो ये हमारा मिनरल एब्जॉर्प्शन था। इतना इजी है, आप सारा यूं का यूं लिख सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट चले, समझ में आया आपको अच्छे से। ओके, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एंड इट्स टाइप्स। क्लासिफिकेशन भी पूछा है हमें, एंजाइम का डेफिनेशन भी पूछी है और इसका स्ट्रक्चर भी पूछा है। तो क्या होता है, देखिए, एंजाइम्स आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की लीनियर चेन होती है एंजाइम्स, विच गिव राइज टू अ 3D स्ट्रक्चर। ये 3D स्ट्रक्चर को क्या करती हैं, बताती हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स स्पेसिफाई इस स्ट्रक्चर। ऑफकोर्स देखिए, अमाइनो एसिड जो हैं उनकी सीक्वेंसिंग जैसी होगी, एंजाइम का नेचर वैसा होगा। क्लियर, ओके। सो ये चीज़ बता दी यहाँ पे, विच इन टर्न आइडेंटिफाई द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, जो कि कैटालाइटिक एक्टिविटी को डिसाइड करती हैं अपॉन, और ये किस पे डिपेंड करती है, अपॉन हीटिंग एंजाइम स्ट्रक्चर डीनेचर। अगर आप एंजाइम को हीट देंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। एंड एंजाइम जो होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करता है, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी दैट टिपिकली एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर। यस, बिल्कुल बात सही है। तो जो हमारा एंजाइम होता है वो टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, वो पीएच स्पेसिफिक होता है, वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी होता है। ओके, फिर हम देखें, अगर एंजाइम जो है, एक कंप्लीट एंजाइम को हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। तो ये जो होलो एंजाइम होता है इसके दो पार्ट होते हैं, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम एपो एंजाइम कहते हैं। ओके, नॉन प्रोटीन पार्ट जो होते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये 3 पार्ट क्या हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर। क्लियर है। नॉन प्रोटिक पार्ट अगर प्रोटिक पार्ट से टाइटली और लूजली बाउंड होता है तो उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर। तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। उसके बाद पूछा है उसके अलग अलग क्या क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करवाने वाला। देन आता है ट्रांसफरेज, यहाँ पे आप ASE लिखेंगे, ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या करता है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से ट्रांसफ़र करवाता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर या किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर। हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज क्या कराएगा, हाइड्रोलाइसिस करवाएगा। उसके बाद में अगला आता है लाइजेज एंड लाइगेज। लाइजेज यानी तोड़ना, लाइगेज यानी कि जोड़ना। तो ये सारे के सारे जो टाइप्स हैं ये हमारे एंजाइम के टाइप्स होते हैं। क्लियर।
समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन फिर से किस बारे में पूछा है, डिस्क्राइब द कैटालाइटिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का कैटालाइटिक मैकेनिज्म पूछा है, अलग अलग तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या है देखिए, ये जो कैटालाइटिक प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्या है, बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू द सबस्ट्रेट। एंजाइम एंड बाइंडिंग, एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो आपस में क्या करेंगे, बाइंड करेंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट। एंड सेकेंड, डीकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है ये टूट जाएगा और सबस्ट्रेट की जगह पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये किस बात पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होने वाली होती है, मान लीजिए जो सबस्ट्रेट है इसको किसके अंदर कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना है, बट सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में जब ये कन्वर्ट होगा, हो सकता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, तो उसमें सबस्ट्रेट को चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिले। तो इसके एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने का काम कौन करता है, जो हमारा कैटालाइटिक एंजाइम है वो ये काम करता है। ओके, वो क्या करता है, उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, उसको डिक्रीज कर देता है, ताकि जल्दी से क्या हो सके, प्रोडक्ट बन सके। ओके, तो वे बता दिया, ये तो इजी है। यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड पी यानी कि प्रोडक्ट यहाँ पे है। अगर हम इसके अंदर मैकेनिज्म देखें तो एक मैकेनिज्म फेमस है लॉक एंड की मैकेनिज्म, जो कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को बताता है। वो क्या कहता है कि कोई भी एंजाइम का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए इस तरह का एंजाइम कोई आपको दिख रहा है, तो ये एंजाइम किस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा जिसका स्ट्रक्चर इसके साथ कुछ मैच करें। तो जिस तरह से हर लॉक की स्पेसिफिक की होती है, वैसे ही सभी सबस्ट्रेट का स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि उसके साथ इसी तरह से बाइंड होता है एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तभी बन पाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है देयर आर मैनी कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम। एंजाइम की सरफेस पे काफ़ी कैविटी प्रेजेंट होती हैं। दीज कैविटीज़ हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड एक्टिव ग्रुप्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है एंड इसके कुछ ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर NH2COH, SH, अल्कोहल, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं इसके साथ लगे होते हैं। ओके, and these are actually the active centers of the surface of enzyme। एंजाइम की जो सरफेस है वहाँ के एक्टिव सेंटर कौन कहलाएंगे, ये ग्रुप्स कहलाएंगे। एंड द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप कैन फिट इनटू इट। तो ये हमने एज ए एग्जाम्पल इसको इस तरह से कुछ समझा था कि इसके अंदर क्या होता है, जैसा एंजाइम का नेचर है उसके ऑपोजिट नेचर का क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट हो जाता है। बट रियल में इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम के पास कुछ एक्टिव सेंटर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप लगे होते हैं। ये स्पेसिफिक ग्रुप क्या करते हैं, उसकी के साथ बाइंड होंगे जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप को रखता हो, ताकि उनके बीच में बॉन्ड्स बन जाएं एंड एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिल पाए। ओके, तो ऐसा ज़रूरी है कि उस सबस्ट्रेट पे जहाँ पे रिएक्शन होनी है उसके पास कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप प्रेजेंट हो, so that it can fit into these cavity a lot like a key fitting into a lock। बिल्कुल सही है। due to the active centers, active center की वजह से जो कि प्रेजेंट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर, दे आर कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। उसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस तरह से हम एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझना हो उस पर हम लेक्चर डिस्कशन भी कर सकते हैं, तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।